ससुराल की बात मायके तक। ख्याति रसोई में अपनी जेठानी जूली के साथ खाना बनाने में हाथ बटा रही थी, मगर उसका पूरा ध्यान बगल में रखे अपने फोन पर मंडरा रहा था। तभी फोन की घंटी बजती है। कॉल उसकी माँ मंदा का होता है। जेठानी जी, माँ का फोन आया है, जरा बात करके आती हूँ। और आता क्या है तुम्हें ख्याति? जब तक ससुराल की बात मायके तक पहुँचा ना दो, तुम्हारे पेट का पानी कहाँ पचता है? जेठानी के तीखे ताने सुनकर ख्याति गुस्से में भड़कती हुई बोलती है, जेठानी जी, भेजे में भूसा भर गया है क्या? मैं भला ससुराल की बात मायके क्यों पहुंचाने लगी? जो जी में आया बक दिया। ख्याति अपनी जेठानी को सुना ही रही होती है कि अचानक फोन के अंदर से आवाज आती है, ख्याति बेटिया, अरे क्या हुआ? अरे मिजाज गरम क्यों है तेरा? जरा बगल में आकर बात तो कर मुझसे। हाँ बोलो माँ, क्या हुआ? सवेरे सवेरे तेरा पारा क्यों चढ़ा हुआ है? अच्छा चल बता, किस पर बरस रही थी? अपनी जेठानी जूली पर। आहिस्ता बोल बिटिया, दीवारों के भी कान होते हैं। अच्छा छोड़, आज की ताजा खबर सुना। पूछो मत माँ, आजकल मेरे ससुराल का हाल बेहाल है। सास ने तो जैसे जीने नहीं दूंगा पिक्चर देख ली है। सारा दिन बस अपनी जी हजूरी में नचाती रहती है और जेठानी तो मुंह से जहर ही उगलती रहती है। अरे बेटी, सास को इतना सिर पर चढ़ाएगी तो बाद में खुद ही पछताएगी। तो क्या करूँ माँ, आप कोई चटपटी सी चाल बताओ ना। मंदा फोन पर फुसफुसाना शुरू कर देती है। आखिर अब ख्याति के दिमाग में कौन सी खुराफाती खिचड़ी पक रही है, चलिए देखते हैं। छोटी बहू, अरे ओ छोटी बहू, कहाँ है? आ गई माँ जी। क्यों फटे ढोल की तरह बजे जा रही हो? ऐसी कौन सी आफत आ गई? अरे छोटी बहू, झगड़ने के मिजाज में आई है क्या? जल्दी से आकर मेरे पैरों की मालिश कर दे। माँ जी, मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है, मुझसे मालिश नहीं होगी। अरे ये क्या बात हुई? सास की बात काट दी। अगर अभी माँ का फोन आ जाए तो फर से नींद उड़न छू हो जाएगी। अच्छा, तो अब आप भी जेठानी जी की बोली बोलने लगी? सारे ससुराल वाले एक ही थाली के चट्टे बट्टे बने रहते हैं। बहू अपनी सास को चार बातें सुनाकर कमरे में आ जाती है कि माँ का फोन आता है। बड़ी लंबी उम्र है आपकी, मैं भी आपको याद कर रही थी माँ। अभी तो तेरी आवाज में जंग जीतने की आहट आ रही है। लगता है सास पर तानों का तोप चलाकर आ रही है। हाँ माँ, मैं तो बस बोली की गोली चलाती हूँ। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, मगर ऐसा कोई दिन खाली नहीं जाता जब ख्याति ससुराल की खबर मायके में ना सुनाए। अब मंदा ठहरी मंथरा का अवतार, तो हर बार वह ख्याति को लड़ने के लल्लन टॉप ट्रिक्स देती है। एक दिन रमेश कहता है, ख्याति, मुझे और विपुल को दफ्तर के लिए देरी हो रही है। तुम्हारी जेठानी खाना बना रही हैं। तुम हमारा टिफिन ही पैक कर दो, फिर सारा दिन तो बैठना ही है। देखा विपुल, मेरा जरा सा खाली बैठना जेठ जी को कैसे खटक गया, जो जैसे कि मैं तो निठल्ली घूमती रहती हूँ घर में। ओह ख्याति, तुम खाम खां बात का बतंगड़ बना रही हो। अरे ऐसा कौन सा पत्थर तोड़ने जैसा काम पड़ गया है तुम पर, जो चिल्ला चिल्ला कर ढिंढोरा पीट रही हो? पति की बात सुनकर ख्याति का खुराफाती खबरी दिमाग गुस्से से खौल उठता है और वह पांव पटकती हुई खाना पैक करके पति के हाथों में थमा देती है। तभी देर दोपहर फिर से उसकी माँ का फोन आता है। अरे माँ, बड़ी देर लगा दी फोन करने में। अरे बस पूछ मत बेटी, बदहजमी ने जोर लगा दिया था, डॉक्टर के पास गई थी। मंदा ने ऐसा कहा ही था कि बगल में उसकी बहू सुरभि की आवाज आती है। ये तो होना ही था माँ जी। अब आप जो अपनी बेटी के जीवन में जहर घोल रही हैं, तो आप कैसे चैन से रह सकती हैं? माँ, ये भाभी क्या बड़बड़ा रही थी? अरे जलती है हम माँ बेटी के बात करने से, इसलिए आग लगा रही है। तू बता, तेरा मुंह क्यों सूजा हुआ है? क्या बताऊं, पता नहीं मेरे ससुराल वालों ने कौन सा मंत्र मार रखा है विपुल पर, जो वह उनकी ही बड़ाई की गाथा गान लगाए रहता है। अरे बिटिया, कहीं दामाद जी किसी मॉडर्न गोरी के माया में तो नहीं पड़ गए? और हो सकता है तेरी सास दामाद जी की दूसरी शादी कराना चाहती हो। तू आज रात उसका फोन चेक करना, सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा। उस रात जब ससुराल के सभी सदस्य मेज पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी सास बोलती है, अरे क्या हुआ खबरी बहू, तू अपने पति को ऐसे शक भरी निगाहों से क्यों देख रही है? कुछ नहीं माँ जी, बस देख रही हूँ कि आजकल जयपुर के लिए दफ्तर ही घर बन गया है और आप सभी को कोई आपत्ति नहीं। अरे तो तू क्या चाहती है कि तेरे ससुराल वाले सीआईडी इंस्पेक्टर की तरह विपुल के पीछे लगे रहें? माँ जी, आप सभी मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। अगर आप लोग किसी और फिराक में हैं तो बस ख्याति को अनाड़ी समझने की भूल मत करना। हाँ। इस तरह बहू ससुराल वालों को दबंगई दिखाकर कमरे में चली जाती है और सभी सर खुजाते हुए एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं।
ये रह रहकर छोटी बहू में चुड़ैल चली आती है क्या? कभी झगड़ने लगती है और कभी धमकती है। माँ जी, ये ख्याति की दिमागी उपज नहीं बल्कि माँ बेटी के साथ में मिलकर बनी हुई बिरयानी है, जिसकी शुरुआत ससुराल को बात मायके तक जाती है और फिर मंदा आंटी ख्याति के कान भरती हैं और ख्याति वही राग अलाप हमारे बीच सुनाती है। ये सुनकर सास गुस्से से झुंझला उठती है और कान खड़े करके बहू के मायके से फोन आने का इंतजार करती है। तभी बहू के कमरे में रखे फोन पर मंदा का फोन आता है, जिसकी दूसरी लाइन हॉल के फोन से कनेक्ट हो जाती है। अरे कैसी है मेरी बेटी, और सुना कोई नई ताजा खबर? बस माँ, कल रात मैंने अपनी ससुराल वालों को टशन भरे अंदाज में चमका दिया है। अब वो तो क्या, उनकी साथ पुश्ते भी विपुल की शादी के बारे में नहीं सोचेंगी। शाबाश बिटिया, ये हुई ना बात। अब सुन, ऐसे ही अपने पति को इशारे पर नचाती रहना और सास को ज्यादा सर मत चढ़ाना। आप चिंता मत करो माँ, मैं इन्हें मुट्ठी में रखूंगी। सास गुस्से से आग बबूला होकर बहू के कमरे में आती है और फोन छीन कर कहती है, क्या बात है समधन जी, आप तो विभीषण के जैसे अपनी बेटी का घर ढाने पर लगी हैं। ससुराल में घुलने मिलने की सीख देने की बजाय आप अपनी बेटी से कानाफूसी करती हैं। अगर इतना ही शौक है ना शांति देवी के घर की बात जानने की, तो आपकी बेटी को विदाई दे रही हूँ। फुर्सत से सुनते रहना हर एक बात। सास की ये बात सुनकर मंदा का मुंह सूख जाता है और वह अगले ही वक्त भीगी बिल्ली की तरह बोलती है, अरे नहीं नहीं, ऐसा गजब मत ढाना समधन जी, बहू तो ससुराल की शोभा होती है। अगर 4 दिन मायके में आ जाए तो मोहल्ले में बातें उठ जाती हैं। मैं तो बस बिटिया से हाल पता पूछती हूँ, मगर आपको एतराज है तो अब मैं फोन नहीं घुमाऊंगी, रखती हूँ। जय श्री कृष्णा। मंदा बड़ी सफाई से बातों से बच निकलकर झट से फोन रख देती है। चोरी पकड़ी जाने पर बहू का चेहरा शर्म से लाल पीला पड़ जाता है। ऐसे में शब्द भी उसका साथ छोड़ जाते हैं, मगर परिवार वालों के सामने सफाई तो पेश करनी ही थी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे ससुराल की बातें मायके में नहीं भेजनी चाहिए थी, पता नहीं कैसे जुबान फिसल गई। ये सुनकर ससुराल वालों की हंसी छूट जाती है। आखिरकार खबरी बहू को ससुराल वालों के साथ घुल मिल कर रहने का एक मौका मिल जाता है। बहू और ननद की लड़ाई। नाश्ते की मेज पर बैठी निधि अपनी भाभी पर फुसफुसा रही थी। भाभी, अरे ओ भाभी, नाश्ता बना कि नहीं? अगर अगले 2 मिनट में मुझे मेज पर नाश्ता नहीं मिला ना तो क्या करोगी तुम? ज्यादा से ज्यादा चिल्लाओगी, इसके सिवा तुम्हें आता ही क्या है? और रही बात तुम्हारे 2 मिनट की, तो 2 मिनट में बस मैगी बनती है, नाश्ता नहीं। भाभी, अपनी भाषणबाजी ना मुझे मत सुनाना, वरना क्या करोगी तुम? वरना मैं आपको धूल चटा के रख दूंगी। आप नहीं जानती कि आपकी ननद निधि क्या चीज है। मोहल्ले से लेकर कॉलेज के चप्पे चप्पे तक आपकी नंद के चर्चे चलते हैं। क्यों, तुम क्या कहीं की अफलातून हो या किसी खुफिया माफिया ग्रुप की मेंबर हो? देखो, अपने कॉलेज और यहाँ के मोहल्ले के लिए तुम जो भी हो, मगर मेरे लिए तुम निठल्ली निकम्मी ननद हो। ये सुनकर ननद का पारा भाभी पर फूट पड़ता है। तुमने मुझे निकम्मी कहा? खैर कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो मेरे तानों के तोप ही बहुत है। किस बात का घमंड है तुम्हें? दिन हो या रात घास फूस बनाकर खिला देती हो, मैले कुचैले कपड़े धो देती हो और बस जैसे ही दोपहर के 12 बजते हैं बिस्तर पकड़ लेती हो। अरे असल काम चोरी तो तुम करती हो भाभी। देखते ही देखते दोनों ननद भाभी की तू मैं लड़ाई का मोड़ ले लेती है। आवाज सुनकर सरिता और राजीव भागकर वहां आते हैं। हे भगवान, आज फिर तुम ननद भाभी ने भोर सवेर ही महाभारत शुरू कर दी। जब देखो कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ती झगड़ती रहती हो, दोनों की दोनों। माँ जी, समझाइए अपनी लाडली को कि मुझसे लड़ाई की जड़ ना खोजे, वरना अगली बार बात नहीं बल्कि मुक्कालात होगी। मैं भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं, पानी पिलाकर न रख दिया ना तुम्हें भाभी, तो मैं भी तुम्हारी ननद नहीं। उस घड़ी तो ननद भाभी की लड़ाई खत्म हो जाती है, मगर दोनों ननद भाभी भीतर ही भीतर एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की ताक लगाए बैठी थी। बहू, अरियो भावना बहू, जरा यहाँ तो आना। जी माँ जी, कहिए। ये ले पैसे और बाजार जाकर पालक पनीर लिया। राजीव को बड़े दिन से पालक पनीर की सब्जी खाने का मन है। भावना बाजार से सामान लाकर रात के खाने की तैयारी में भिड़ जाती है। कुछ देर बाद बन गई पालक पनीर की सब्जी।
इससे पहले कि मेरी निकम्मी ननद फिर से चिल्लाए, खाना मेज पर परोस देती हूँ। भाभी, ओ भावना भाभी, नाम लेते ही शैतान हाजिर। कुछ कहा क्या आपने? खैर छोड़िए, माँ ने आपको बुलाया है, बड़ी गुस्से में लग रही हैं। बहू का मुंह फीका पड़ जाता है और वह भागती हुई चली जाती है। तभी ननद मिर्ची से भरी बरनी सब्जी में मिलाकर कहती है, अब आएगा मजा जब माँ और भैया मिर्च से भरा पालक पनीर खाएंगे तो बम और धमाका। अपनी ननद की कारस्तानी से अनजान भाभी सभी को खाना परोसती है। अरे निधि, तुम कहाँ जा रही हो? खाना नहीं खाना क्या? जी नहीं भाभी, आपके हाथों का घास फूस खाकर अपनी रात खराब करने से अच्छा है कि मैं भूखी रह जाऊं। ये ऐसे क्या हो गया? वैसे तो खाने के लिए शाम होते ही चिल्लम चिल्ली लगा देती है। कुछ तो खिचड़ी पका रही है ये। अरे बहू, तू कहाँ खो जाती है? जाने दे उसे और जल्दी से पालक पनीर हमारे प्लेट में परोस। भावना जल्दी से खाना परोस देती है, मगर जैसे ही राजीव और सरिता खाने का पहला निवाला खाते हैं, उनकी आंखों से आंसू और कानों से धुआं और मुंह से बड़ी चीख निकलती है। हाय री मोरी मैया, तेरे हाथों के हिसाब ने होश खो दिया है क्या, जो तेगी मिर्च की पूरी बरनी इस पालक पनीर में बलि चढ़ा दी। अरे माँ, सारा ध्यान तो झगड़ा झंझट में रहता है, फिर खाने में मिर्च का जलजला तो मिलेगा ही ना। भावना को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर एकाएक उसकी नजर अपनी ननद की ओर जाती है और जो जोर जोर से हंस रही थी। अच्छा, तो ये सारा किया धरा मेरी नाश पीटी ननद का है। इसका हर जाना तुम्हें भुगतना ना पड़ा ना, तो मैं भी तुम्हारी भाभी नहीं। अगली सुबह। भाभी, हरिओ भावना भाभी। अरे निपट गई क्या, जो ननद की आवाज नहीं सुनाई दे रही? क्या हुआ निधि, क्यों गरज रही हो? भगवान का शुक्र है भाभी, आपको सुनाई तो दिया, वरना मुझे तो लगा था कि कान अपने मायके कुरियर कर दिया आपने। मेरे कान तो सही सलामत है निधि, मगर लगता है कि तुम्हारी जुबान में जंग लग गई है, इसलिए तुम्हारी आवाज पुराने जमाने के फोन के जैसी टीली लीली कर रही है। बस बस, अभी मेरे पास आपसे लड़ने का समय नहीं। मेरी सहेली का बर्थडे है, जल्दी से ये ड्रेस प्रेस कर दीजिए, बिना किसी आनाकानी के। भावना अपनी ननद की बातों का कोई जवाब नहीं देती और कपड़े प्रेस करने लगती है। ये देख ननद अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए कहती है, ये भाभी को पीपल वाले भूत ने घेर लिया है। मेरे लड़ाकू लहजे में बोलने के बाद भी ये एकदम चुप है। कहीं ये शांति कोई क्रांति नहीं बनेगी? मगर ये भी तो हो सकता है कि भाभी ने ननद के आगे घुटने टेक दिए। ऐसा सोचकर ननद नहाने चली जाती है और भावना तपते हुए प्रेस को निधि के कपड़े पर छोड़ देती है। अब हुआ बदला बराबर। भावना, जरा जल्दी से यहाँ आना। भावना कमरे से बाहर चली जाती है और जैसे ही निधि नहाकर बाहर आती है तो अपने जले हुए ड्रेस को देखकर गुस्से से आग बबूला होकर चिल्ला पड़ती है, भाभी, हरिओ भाभी, हरिओ, जल्दी से यहाँ आओ। अब क्या हुआ निधि, क्यों गला फाड़ रही हो? तुम्हारे कपड़े प्रेस कर दिए मैंने, दिखाई नहीं दिया क्या? भाभी सच सच बताओ, मेरे कपड़ों के साथ ये कारस्तानी तुमने ही की है? अरे मेरी प्यारी ननद, मैं कोई तुमसे नफरत थोड़ी करती हूँ जो ऐसा करूंगी। ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो भाभी। अपनी ज्यादा दुश्मनी निकालने के लिए तुम्हें आज का ही दिन मिला था। कितने प्यार से खरीदा था मैंने ये ड्रेस। मैंने भी इतने ही प्यार और मेहनत से कल सब्जी बनाई थी, जिसमें तुमने बरनी की मिर्च मिला दी, इसलिए इसे अपनी भाभी का पलटवार समझ लो। ये तुमने अच्छा नहीं किया भाभी। कसम है मुझे अपने जले हुए कपड़े की, अगर तुम्हें दिन में तारे ना दिखाए ना, तो मैं भी तुम्हारी ननद निधि नहीं। हर दिन के साथ ननद भाभी के बीच की नोक-झोंक बड़ी लड़ाई में बदल गई थी। एक दिन भावना गुस्से से धधकती हुई अपनी ननद को जोरदार तमाचा मारकर कहती है, नाश पीटी नल्ली निठल्ली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेशकीमती बनारसी साड़ी का सत्यानाश कर दिया? तुमने मुझे थप्पड़ मारा। आज अगर मैंने तुम्हारा भूत ना उतारा ना भाभी, तो देखो। निधि भावना के बाल खींचातानी करने लगती है। तभी राजीव और सरिता ननद भाभी की लड़ाई में कूदकर उन्हें छुड़ाने लगते हैं। अरे कमबख्तो, तुम्हारे अंदर से जीने की इच्छा खत्म हो गई है क्या, जो एक दूसरे के हाथों मरने के लिए भिड़ंत किए बैठी हो दोनों ननद भाभी? माँ, आज अगर मैंने अपनी प्यारी भाभी को भगवान को प्यारा नहीं किया ना, तो मैं भी निधि नहीं, मैं भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं। आज ननद नाम का निपटारा करके ही दम लूंगी। बहुत हो गया ये कुत्ते बिल्ली के जैसे लड़ना झगड़ना। बस बहुत हो गया तुम दोनों का। जब देखो हिरोशिमा नागासाकी की तरह दोनों ननद भाभी लड़ने के लिए एक दूसरे के सामने आ जाती हो। अरे ननद भाभी की लड़ाई के लिए तुम्हें अवार्ड मिलना चाहिए। निकल जाओ इस घर से,
जाओ जाकर मोहल्ले में लड़ो, ताकि लोगों को पता चले कि सरिता की बहू और बेटी सबसे बड़ी लड़ाकू हैं। ऐसा कहकर सरिता अपनी बहू और बेटी को घर से बाहर निकाल ही रही होती है कि दोनों ननद भाभी गिड़गिड़ाते हुए कहती हैं, रुक जाओ माते, मुझे घर से मत निकालो, वरना आपकी बेरोजगार बेटी कहाँ जाएगी। मैं फिर कभी भाभी से नहीं लड़ूंगी। हाँ माँ जी, निधि को घर से मत निकालिए, मेरी नादान ननद कहाँ जाएगी। और लगे हाथ मुझे भी एक मौका दे दीजिए, क्योंकि नंद भाभी के बीच में नोकझोंक तो होती ही रहती है। सास मन ही मन खुश होकर कहती है, अरे वाह, मेरा पैतरा काम कर गया। वो हाँ ठीक है, मगर एक बात गांठ बांध लो, अगर दोबारा तुम दोनों ने इस घर में ऐलाने जंग छेड़ा तो अंजाम तुम जानती हो। हम समझ गए। इस तरह छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से जंग छेड़ने वाली ननद भाभी सर से छत छीन जाने के डर से लड़ना छोड़कर हंसी खुशी रहने लगती हैं। 3 काली बहू के जादुई जोड़े। तेजस्वीपुर के एक छोटे से गांव में रतनलाल अपनी 3 काली बेटियों के साथ रहता था। उनका रंग बहुत ज्यादा काला था, जिसके चलते उन तीनों का रिश्ता भी नहीं हो रहा था। कई सारे रिश्ते आते हैं, लेकिन उन तीनों के कालेपन की वजह से कोई उनसे रिश्ता नहीं करता। एक दिन एक पंडित रतनलाल के पास आता है और उससे कहता है, अरे भाई साहब, ऐसा रिश्ता लेकर आया हूँ कि आप सुनते ही पागल हो जाओगे। ऐसी क्या बात है जो मैं पागल हो जाऊंगा? अरे तुम्हारी तीनों बेटियों के लिए रिश्ता मिल गया है, तुम कहो तो रिश्ते की बात आगे बढ़ाऊं। अगर तुमने रिश्ता देखा है तो कोई अच्छा ही होगा पंडित जी, तुम फौरन मेरी उन लोगों से बात करवा दो। पंडित रतनलाल की बात उर्मिला और उसके तीनों बेटों से करवा देता है। जैसे ही रतनलाल अपने होने वाले तीनों दामादों को देखता है, वो बहुत खुश हो जाता है। उर्मिला रतनलाल से कहती है, भाई साहब देखिए, हमें आपकी लड़कियां बहुत पसंद है, मेरी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। अरे बहन जी, ये तो आपका बड़प्पन है, हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का समझिए। दोनों परिवार के बीच रिश्ता पक्का हो जाता है, लेकिन उर्मिला ये रिश्ता केवल दहेज के लालच में करती है, क्योंकि रतनलाल अपनी तीनों काली बेटियों को दहेज में खूब सारा पैसा और सोने के गहने देने वाला होता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ही दिनों में दोनों परिवारों में शादियों के फंक्शन शुरू हो जाते हैं। देखते ही देखते वो दिन भी आ जाता है जिस दिन रतनलाल अपनी तीनों बेटियों की शादी उर्मिला के बेटों से करने वाला होता है। अरे मेरी बेटियों, तुम मुझे जान से प्यारी हो। पता है, जब तुम्हारी माँ तुम तीनों से बहुत प्यार करती थी और वो तुम्हारी शादी अपनी आंखों के सामने देखना चाहती थी, लेकिन ऊपर वाले ने उसे अपने पास बुला लिया। जाने से पहले तुम्हारी माँ ने तुम तीनों बहनों के लिए ये साड़ियां खुद अपने हाथों से बनवाई थी और वो चाहती थी कि तुम तीनों बहनें अपनी शादी के जोड़े में अपनी माँ के हाथों की बनाई हुई ये साड़ियां पहनो। अगर ऐसी बात है तो पिताजी, मैं अपनी माँ की निशानी जरूर पहनूंगी। हाँ, हमसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी माँ, उनकी आखिरी इच्छा को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। इस साड़ी को पहनने के बाद मुझे ऐसा महसूस होगा जैसे मैं अपनी माँ के आंचल में हूँ। मैं यह साड़ी जरूर पहनूंगी पिताजी। कुछ ही देर में रेखा, रूपा, ममता तीनों ही अपनी माँ की बनाई हुई साड़ियां पहनकर मंडप में आ जाती हैं, जिसके बाद पंडित मंत्र पढ़ना शुरू करता है और वो तीनों अपनी पतियों के साथ फेरे लेने लगती हैं। लेकिन तभी अचानक से रेखा की साड़ी के पल्लू से एक रोशनी निकलती है जिसमें कई सारे सोने के सिक्के निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ रूपा की साड़ी से कई सारी अलग अलग प्रकार की साड़ियां निकलने लगती हैं और ममता की साड़ी में से भी कई सारे अलग अलग प्रकार के पकवान निकलने लगते हैं। ये सब देखकर गांव के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ? लगता है ये साक्षात देवियां हैं। अपनी साड़ियों से ये जादू देखकर वो तीनों भी हैरान रह जाती हैं और डरने लगती हैं। तभी उन साड़ियों के अंदर से एक आवाज आती है, हम कोई मामूली साड़ियां नहीं है, हम जादुई साड़ियां हैं। तुम्हारी माँ ने इन साड़ियों को तुम्हारे लिए बनाया था, लेकिन जिस रेशमी धागे से उन्होंने साड़ी के ऊपर कढ़ाई की थी वह जादुई धागा था, जिसके चलते यह साड़ियां भी जादुई साड़ियां बन गई हैं। जो भी हमारा इस्तेमाल करता है हम उसकी मदद करते हैं। आज के बाद तुम जब भी हमसे कुछ मांगोगी तो हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ये सुनकर वो तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं, जिसके बाद उर्मिला अपनी तीनों बहुओं को अपने साथ अपने घर ले आती है। अरे बहू,
तुम तीनों की यह जादुई साड़ियाँ बहुत ज्यादा कीमती हैं। एक काम करो, इसे उतार कर मुझे दे दो, मैं इन्हें अच्छे से संभाल कर रख दूंगी। नहीं माँ जी, ये हमारी माँ की आखिरी निशानी है, मैं इसे आपको नहीं दे सकती। हमारी माँ ने बहुत ही प्यार से इन साड़ियों को हमारे लिए बनाया था। अगर हम इन्हें आपको दे देंगे तो हमारी स्वर्गीय माँ को बहुत बुरा लगेगा। अपनी तीनों बहुओं की ये बात सुनकर उर्मिला अपना मुंह चढ़ा लेती है, जिसके बाद उसके तीनों बेटे अपनी अपनी पत्नियों को अपने कमरे में ले जाते हैं। लेकिन उर्मिला के मन में साड़ियों को लेकर लालच आ जाता है। उर्मिला अपने कमरे में जाती है और अपने आप से कहती है, अगर एक बार मुझे इन तीनों की यह जादुई साड़ियाँ मिल जाएं, तो मेरे जितना अमीर इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। उर्मिला रोजाना किसी तरह रूपा, रेखा और ममता से उनकी साड़ी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वो तीनों उर्मिला को साड़ियां छूने भी नहीं देती, जिसके चलते अब उर्मिला अपनी तीनों बहुओं के ऊपर अत्याचार करने लगती है। ये सब क्या है? इतनी गंदगी! अरे इतनी गंदगी तो मेरे घर में पहले कभी नहीं थी। जब से तुम तीनों आई हो घर में सफाई ही नहीं रहती। अरे माँ जी, अभी सुबह ही मैंने पूरे घर में डस्टिंग की है। कोई नहीं बहन, हम दोबारा से डस्टिंग कर लेते हैं। ये मेरा घर है, तुम्हारे बाप की धर्मशाला नहीं। यहाँ जो होगा वो सब मेरी मर्जी से होगा। कान खोल कर सुन लो, मुझे घर में थोड़ी भी गंदगी पसंद नहीं। अगर दोबारा गंदगी नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उर्मिला ऐसा कहकर चली जाती है, जिसके बाद बेचारी रेखा और रूपा दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए ममता के पास जाती है। आखिर माँ जी को ऐसा क्या हुआ है जो वह हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हैं? लगता है उम्र की वजह से माँ जी की बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है। और ये बस करो, नहीं तो माँ जी आ जाएंगे और फिर से डांटेंगी। उर्मिला के आने के खौफ से वो तीनों झटपट सारे काम कर लेती हैं, जिसके बाद उर्मिला को फिर भी चैन नहीं मिलता और वो बिना वजह ही अपनी तीनों बहुओं को उल्टा सीधा सुनाने लगती है। अरे जब से इस घर में आई हो तुम तीनों, तब से हमारे घर का बेड़ा गर्क हो गया है। मैं तो कहती हूँ यहाँ से निकल जाओ और दोबारा लौट कर कभी मत आना। एक तो इतनी काली हो, ऊपर से मेरे इतने सुंदर बेटों से मैंने तुम्हारी शादी करवा दी, उसके बाद भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। आखिर आप हमसे चाहती क्या हो? हम ऐसा कुछ नहीं करते जिससे आपको गुस्सा आए, फिर भी आप हमेशा जलीकटी सुनाती हो हमें। ओहो, भला हिम्मत तो देखो तुम्हारी कितनी हो गई है। इससे पहले तुम तीनों मेरे सिर पर तांडव करो, अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो। उर्मिला अपनी तीनों बहुओं को धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद उसकी तीनों बहू रोते हुए सड़क के किनारे पर चलने लगती हैं। माँ जी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर हमारी गलती क्या थी? अब तो हमारे पास हमारी शादी के जोड़े के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये जादुई जोड़े आज हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दे सकते हैं। चलो इन्हें पहनते हैं। एक एक करके वो तीनों अपनी जादुई साड़ियां पहन लेती है, जिसके बाद रेखा की साड़ी के पल्लू से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं, तो दूसरी तरफ रूपा की साड़ी के अंदर से कई सारी अलग अलग डिजाइन की साड़ियां निकलने लगती हैं। वहीं तीसरी तरफ ममता की साड़ी के पल्लू से खूब सारा खाना निकलने लगता है। वो तीनों सोना ले जाकर सुनार को दे देती हैं और उसके बदले सुनार से पैसे ले लेती हैं, जिसके बाद वो तीनों अपने लिए घर खरीदती हैं और उसमें रहने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों इतना सारा खाना गरीबों में बांट देती हैं और अपनी खुद की एक साड़ियों की दुकान खोलती हैं। हमारे कालेपन की वजह से हमारी सास ने हमारे ऊपर अत्याचार किए और हमें घर से निकाल दिया, लेकिन हमारी माँ की जादुई साड़ियों ने हमारी जिंदगी की सभी परेशानियां दूर कर दी। अब हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं और आज के बाद हम अपनी जादुई साड़ियों की मदद से गरीब बेसहारा लोगों की मदद करेंगे। उस दिन के बाद से वो तीनों बहनें एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं और अपनी जादुई साड़ियों की मदद से गांव के कई गरीब लोगों की मदद करती हैं। ठंड में सास बहू की स्पेशल चाय। ओहो, कितनी सर्दी हो रही है। अरे मनीषा, जल्दी से जाकर गर्मा गर्म चाय बना ले। अगर तू चाय नहीं बनाएगी तो मैं तो सर्दी के मारे ठिठुर जाऊंगी। मनीषा चाय बनाकर ले आती है और अपनी सास को चाय देते हुए कहती है, अरे माँ जी, सुबह से ही आपका 5वां कप है। इतनी चाय पियोगी तो कैसे चलेगा? अरे बहू कमाल करती है। अब ये चाय का ही तो सहारा है। अगर चाय भी नहीं मिलेगी तो सर्दी में मैं तो पागल हो जाऊंगी, पागल। आधी सर्दी तो मेरी चाय से ही गुजरती है।
जब से सर्दियां शुरू होती है तब से माधुरी मनीषा का चाय बनवा बनवा कर बुरा हाल कर देती है। हर थोड़ी देर बाद माधुरी मनीषा से चाय बनवाने लगती है। अब तो माधुरी का बेटा और उसका पति उससे कहने लगते हैं, अरे भाग्यवान, कमाल करती हो तुम तो। सुबह से तुमने कितने कप चाय पी लिए हैं? इतनी चाय पीना सेहत के लिए ठीक नहीं है। अरे माँ, आप तो चाय पीते ही हो। अब आपने मनीषा को भी चाय पीना सिखा दिया है। जितनी बार आप चाय पीती हो उतनी ही बार मनीषा भी चाय पीती है। अरे चाय तो ठीक है, लेकिन आजकल तो मुझे चाय में भी स्वाद नहीं आ रहा है। क्यों ना हम अपने सर्दी के लिए अलग स्पेशल चाय बनाना शुरू करें। लेकिन ये अलग स्पेशल चाय कैसे होगी? तूने कभी पहले अलग स्पेशल वाली चाय बनाई है क्या? अरे माँ जी, मैंने अलग स्पेशल चाय कभी बनाई नहीं है, लेकिन मैं बना सकती हूँ। आखिरकार YouTube जिंदाबाद। अब मैं YouTube से देखकर आपको एक नंबर की जायकेदार चाय बनाकर पिलाऊंगी। मनीषा YouTube ओपन करती है और उसमें से चाय बनाना सीखती है, जिसके बाद वो चाय का पतीला उठाती है और गैस पर रखती है। हाय हाय हाय, कितनी ठंड हो रही है। जल्दी से चाय बना लेती हूँ। जब तक गर्मा गर्म चाय अंदर नहीं जाएगी तब तक ठंड बाहर नहीं निकलेगी। ऐसा कहकर मनीषा पतीले में पानी और दूध डालती है, जिसके बाद चीनी और चाय पत्ती डालती है। जब वो उबलने लगता है तो मनीषा उसके अंदर लौंग, इलायची, सौंठ, अजवाइन और अदरक भी डाल देती है। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या खुशबू आ रही है चाय की। एकदम जायकेदार चाय। मनीषा रसोई में खड़े खड़े चाय की खुशबू लेने लगती है, जिसके बाद वो चाय कप में डालती है और अपनी सास को देने के लिए जाती है। अरे माँ जी, आपने चाय तो बहुत सारी पी होगी, लेकिन ऐसी चाय आपने कभी जिंदगी में नहीं पी होगी। ये लो चाय पीकर बताओ, कैसी बनी है मेरी चाय? जैसे ही माधुरी चाय पीती है वो चाय पीते हुए मनीषा को देखने लगती है। जिस तरह से वो मनीषा को देखती है, मनीषा अपने मन ही मन में सोचती है, अरे मुझे तो लगता है कि माँ जी को चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। अब मैं क्या करूं? लगता है बहुत ज्यादा डांट सुनने वाली हूँ मैं। तभी माधुरी मनीषा से कहती है, ओहो हो बहू, मजा आ गया। इतनी मस्त चाय बनाई है तूने कि मन कर रहा है मैं तेरे हाथों को चूम लूं। अरे इतनी लाजवाब चाय बनाना तूने कहाँ से सीखा? अरे माँ जी, YouTube जिंदाबाद। मैंने इतनी अच्छी चाय बनाना YouTube से सीखा है। वैसे मैं आपको इससे भी और अच्छी स्वादिष्ट चाय बनाकर पिला सकती हूँ। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। पहले मुझे इस कप के बाद एक और कप यही वाली चाय दोबारा दे देना। माधुरी को जायकेदार चाय पीकर बहुत स्वाद आता है। वो स्वाद से चाय पीती है, जिसके बाद वो उसी चाय का एक कप और पीती है। ऐसे ही सुबह से शाम तक दोनों सास बहू अलग अलग प्रकार की चाय बनाने लगती हैं। अब मनीषा के मन में एक और विचार आता है। हाँ जी, हमने हर तरीके की चाय पीकर देख ली, लेकिन अभी तक हमने कुल्हड़ वाली चाय नहीं पी है। क्यों ना आज मैं कुल्हड़ वाली चाय बनाऊं? अरे हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। जो तेरा दिल करे तो वो बना ले, लेकिन अगर चाय बना रही है तो थोड़ी ज्यादा बनाना। तभी वहाँ पर उमेश और राजीव भी आ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों मनीषा से कहते हैं, अरे वाह बहू, अगर तुम चाय बना रही हो तो एक काम करो, अरे मेरे लिए भी बना लेना, ठीक है? और मेरे लिए भी बना लेना। मेरा भी आज चाय पीने का थोड़ा मन कर रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज मैं सबके लिए कुल्हड़ वाली चाय बनाऊंगी। मनीषा रसोई में जाती है और सभी के लिए कुल्हड़ वाली चाय बनाना शुरू करती है। देखते ही देखते कुल्हड़ वाली चाय की खुशबू पूरे घर में महक उठती है। जिसके बाद मनीषा मिट्टी के कुल्हड़ में चाय डालती है और अपने सास, ससुर और अपने पति के पास लेकर आती है। जिसके बाद वो सभी को चाय देते हुए कहती है, पेश है आपके सामने मनीषा की स्पेशल एकदम दमदार कुल्हड़ वाली चाय। मनीषा एक एक करके सभी को चाय देती है। जिसके बाद वो सभी लोग कुल्हड़ वाली चाय पीना शुरू करते हैं। सभी लोग कुल्हड़ वाली चाय पीकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद उन्हें मनीषा की चाय पीकर मजा आ जाता है। अरे वाह बहू, क्या बात है, क्या मस्त चाय बनाई हो। इस चाय ने तो सर्दी को भी एकदम भगा दिया है। हाँ जी। चाय पीने से पहले मुझे इतनी सर्दी लग रही थी कि मैं बस क्या ही बताऊं, लेकिन चाय पीते ही सर्दी तो एकदम गायब हो गई। ये सर्दी वाली स्पेशल चाय तो कमाल की है। चाय पीकर राजू, उमेश और माधुरी को बहुत मजा आता है और वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी चाय पीते पीते मनीषा टीवी ऑन कर देती है। जिसके बाद टीवी में एक न्यूज आती है।
आज के मुख्य समाचार। भारी ठंड की वजह से कई गरीब लोग और कई बेसहारा लोगों की मृत्यु हो गई है। इतनी ठंड बेचारे गरीब लोग सहन नहीं कर पाए और उन्होंने ठंड के चलते अपना दम तोड़ दिया। ये न्यूज़ देखकर मनीषा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने परिवार से कहती है, हे भगवान, कितना बुरा हुआ उन लोगों के साथ। ठंड के चलते और पता नहीं कितने लोगों की जान जाने वाली है। तभी माधुरी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो मनीषा से कहती है, ठंड को दूर करना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन ठंड से छुटकारा पाना तो हमारे बस की बात है। कई अमीर लोग उन गरीब लोगों को कपड़े और स्वेटर से सहारा दे रहे हैं, लेकिन उससे भी उनकी ठंड नहीं रुक रही। क्यों ना हम लोग अपनी ये गर्मा गर्म सर्दियों की स्पेशल चाय उन गरीब लोगों में बांट दें, जिससे उनके शरीर में थोड़ी सी गर्मी बने। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। इसके चलते तो पता नहीं और कितने लोगों की जान बचाई जा सकती है। बहू, क्या तुम लोगों की जान बचाने में अपना योगदान देना चाहोगी? अरे पिताजी, ये भी क्या कोई पूछने की बात है। मैं तो जरूर लोगों की जान बचाना चाहूंगी। चलिए, अब मैं लोगों के लिए चाय बना लेती हूँ, ताकि उन गरीब लोगों को अपनी सर्दियों की स्पेशल चाय पिलाकर उनकी ठंड उनके शरीर से दूर कर सकूं। मनीषा रसोई में जाती है और गर्मा गर्म चाय बनाती है, जिसके बाद वो सभी चाय को केतली में डाल लेती है और गरीब लोगों के पास जाकर उन्हें डिस्पोजल के गिलास में चाय देना शुरू करती है। जैसे जैसे लोग मनीषा के हाथ से बनी हुई गर्मा गर्म सर्दियों की स्पेशल चाय पीते हैं, उनके शरीर से ठंड धीरे धीरे भागने लगती है। जहाँ लोग ठंड के मारे सिकुड़ गए थे, वहीं अब धीरे धीरे बात करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक न्यूज रिपोर्टर आ जाते हैं। देखिए, इंडिया की नंबर 1 सर्दियों से बचने वाली सर्दियों की स्पेशल चाय। आज इस चाय की वजह से ना जाने कितने लोगों की जान बचने वाली है। न्यूज रिपोर्टर की वजह से मनीषा बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है। दूसरी तरफ वो अपनी सर्दियों की स्पेशल चाय से कई लोगों की जान भी बचा लेती है। बहू की 5 आलसी ननद। सुरभि की अभी शादी हुई होती है। शादी के बाद उसके 2 दिन तो अच्छे खासे गुजर जाते हैं, लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद उसकी 5 ननद अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर देती हैं। अरे रेखा, मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ, तुम इतनी रोटियां बनाने के लिए आटा गूंथ कर रख लो। अरे भाभी, मेरे तो सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मैं तो वैसे भी बहुत ज्यादा परेशान हूँ। आप तो जानती हो, जब मेरे सर में दर्द होता है तो मैं कुछ नहीं कर पाती। ऐसा कहकर रेखा अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद सुरभि को अकेले ही सबके लिए खाना बनाना पड़ता है। ऐसे ही जब वो घर की सफाई कर रही होती है तो वो अपनी नंद ममता से कहती है, अरे ममता, मैं घर की साफ सफाई कर रही हूँ, थोड़े से कपड़े गंदे पड़े हैं, क्या तुम उन्हें धो दोगी? मुझे माफ करना भाभी, आज मेरी पार्टी है और अगर मैं कपड़े धोने में लग गई तो पार्टी में नहीं जा पाऊंगी, इसलिए आप अपने आप ही सारे कपड़े धो लेना। ऐसा कहकर ममता भी निकल जाती है, जिसके बाद सुरभि घर के सारे काम करके बहुत ज्यादा थक जाती है। तभी तानिया सुरभि के पास आती है और कहती है, अरे भाभी, आप यहाँ बैठी हो और मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, जाओ मेरे लिए खाना ला दो। तानिया, मैं घर के सारे काम करके बहुत ज्यादा थक गई हूँ, तुम खुद क्यों नहीं ले लेती अपने लिए खाना? ठीक है, आप मुझे खाना नहीं दे रही हो तो कोई बात नहीं, अब मैं ये बात भैया से जरूर कहूंगी कि आप मुझे खाना भी नहीं देती हो। तानिया की बात सुनकर सुरभि को कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद वो चुपचाप रसोई में जाती है और अपनी ननद तानिया के लिए खाना परोस देती है। तानिया खाना ले जाकर अपने कमरे में आराम से खाने लगती है। आखिर मेरी ननद ऐसी क्यों है, कोई भी किसी काम को हाथ लगाना ही नहीं चाहती। सुरभि ऐसा सोच रही होती है कि तभी उसके पास सिमरन आती है और उससे कहती है, अरे भाभी, अगर आप कोई काम नहीं कर रही हो तो एक काम करो, मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, मुझे कल सुबह कॉलेज के लिए निकलना है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो इसलिए आप समय से मेरे कपड़े प्रेस करके रख देना। सिमरन ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद सुरभि चुपचाप अपनी ननद सिमरन के कपड़े इस्त्री करने लगती है। ओहो, इस घर के काम तो खत्म ही नहीं होते, एक काम खत्म होता नहीं कि दूसरा काम मुझे तुरंत बता देते हैं। सुरभि कपड़ों पर इस्त्री कर ही रही होती है कि तभी अचानक से उसे रसोई के अंदर से कुछ टूटने की आवाज आती है। सुरभि तुरंत रसोई में जाती है और देखती है, हे भगवान, शनाया, ये तुमने क्या किया? तुमने तो अचार की पूरी बरनी ही तोड़ दी। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ये अचार बनाया था। क्या करूं भाभी, मेरे पास इतनी लंबी हाइट नहीं है। मैंने कोशिश की कि मैं आराम से अचार की बरनी को उतार लूं, लेकिन गलती से ये बरनी अचानक से गिर गई। ऐसा कहकर शनाया पढ़ाई करने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुरभि अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। हे भगवान, एक तो अचार की बरनी तोड़ दी, ऊपर अब अचार की सफाई करके नहीं गई। आखिर इन सब का क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। ऐसे ही धीरे धीरे रोजाना का हो जाता है।
अब सुरभि की पांचों ननद अपने सभी काम खुद न करके सुरभि से ही करवाने लगती हैं। एक दिन सुबह, अरे भाभी कितनी देर हो गई है, जल्दी से मुझे नाश्ता बना कर दे दो, मुझे कॉलेज जाना है, कॉलेज के लिए बहुत देरी हो रही है। भाभी आप क्या कर रही हो, जल्दी से मेरे बाल बना दो, मैं कितनी देर से अपने बाल बनाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मेरे बाल बन ही नहीं रहे। इतने में वहाँ तानिया भी पहुँच जाती है। ये सब छोड़िए और पहले आप मेरा टिफिन पैक कर दीजिए, मुझे ऑफिस के लिए बहुत देरी हो रही है, अगर देर से ऑफिस जाऊंगी तो मेरा बॉस मुझे काम पर से निकाल देगा। अरे भाभी ये क्या, आपने मेरे कपड़े आज इस्त्री नहीं किए, अब मैं क्या पहनूं? ओह भाभी आपने मेरे कमरे के अंदर से सारा सामान कहाँ रखा है, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, जरा मेरे कमरे में और मेरी मदद करो। सुरभि अपनी पांचों ननद को एक साथ बोलते हुए देख हैरान रह जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद वो एक के बाद एक अपनी हर एक ननद का काम सुनती है। आज आपकी वजह से मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई हूँ, देखना आज मुझे ऑफिस से जरूर सुनने को मिलेगा। ऐसा ताना देकर तानिया ऑफिस के लिए निकल जाती है। तभी पवन आता है और अपनी पत्नी सुरभि से कहता है, सुरभि क्या तुमने मेरी टाई देखी है? मुझे कहीं मिल नहीं रही। अभी लाती हूँ जी। सुरभि टाई लेकर अपने पति पवन को दे देती है। जैसे ही पवन सुरभि का उतरा हुआ चेहरा देखता है वो उससे कहता है, अरे सुरभि क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। नहीं जी ऐसी कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ ठीक है। सुरभि पवन को उसकी बहनों के बारे में कुछ नहीं बताती। वो रोजाना अपनी ननद के आलसीपन को झेलने लगती है। एक दिन पवन अपनी पांचों बहनों के साथ खाने की टेबल पर बैठा होता है। तभी एक के बाद एक उसकी बहन सुरभि से कहती है, भाभी कई दिनों से मैं देख रही हूँ कि आप इस घर के कोई भी काम सही से नहीं कर पा रही है, जरा ये सब्जी तो देखना कैसी बनाई है, इसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। भाभी शाम को मुझे एक फंक्शन में जाना है तो मेरे लिए अच्छी सी कोई ड्रेस निकाल कर तैयार रखना। भाभी मेरी नोटबुक नहीं मिल रही है, मेरे कॉलेज जाने से पहले आप जरा ढूंढ कर रख देना। अरे ये सब क्या चल रहा है, तुम सारे काम अपनी भाभी से ही करवाती हो, अरे थोड़ा तो उसके बारे में सोचो। अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है, अब हमारी भाभी इस घर में है तो सारे काम वही करेंगी। अगर भाभी के होते हुए भी सारे काम हमें खुद ही करने पड़े तो भाभी के होने का फायदा ही क्या है, इससे अच्छा तो आप शादी ना करते। अरे अगर तुम्हारी भाभी अपना घर छोड़कर आई हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इस घर में नौकरानी बनकर आई हैं। तुम्हें उनके बारे में थोड़ा तो सोचना चाहिए, आखिर तुम भी किसी के घर की बहू बनकर जाओगी एक दिन। पवन की बात सुनते ही उसकी पांचों बहनें उठ खड़ी हो जाती हैं और गुस्से से नाश्ता भी नहीं करती और चली जाती हैं, जिसके चलते पवन अपने मन ही मन सोचता है, हे भगवान अब मैं क्या करूं, मेरी बहनें तो मुझसे नाराज हो गईं, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। पवन अब ये समझ जाता है कि उसकी पत्नी सुरभि की ये हालत क्यों हो रही थी, जिसके चलते पवन अपनी पांचों बहनों के लिए लड़के ढूंढना शुरू कर देता है। कुछ ही समय में उसे अपनी पांचों बहनों के लिए लड़के पसंद आ जाते हैं और वो अपनी बहनों का रिश्ता कर देता है। देखते ही देखते कुछ समय बीत जाता है और वो अपनी पांचों बहनों की शादी करके उन्हें उनके ससुराल भेज देता है। सुरभि मैं जानता हूँ मेरी बहन बहुत आलसी थी, जिसकी वजह से उन्होंने तुम्हारी रेल बना रखी थी, लेकिन अब परेशान होने की बात नहीं है, मैंने सबकी शादी करवा दी है और वो अब अपने ससुराल में खुशी खुशी रहेंगी। माना कि आपकी बहन आलसी थी, लेकिन आपको ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। एक सही फैसले ने सही समय पर सब कुछ ठीक कर दिया, क्योंकि अगर ये बात ज्यादा आगे बढ़ जाती तो कहीं मेरी बहनों के चलते मेरा घर न बिगड़ जाता। पवन की समझदारी देखकर सुरभि बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ सुरभि अपनी ननद की शादी के होने के बाद उनसे फोन पर बात करती रहती है, उनकी खैर खबर लेती रहती है। शादी के बाद उसकी पांचों ननद को अपना ससुराल संभाल कर सीख भी मिल जाती है और वो सुरभि के साथ अच्छा बर्ताव करना शुरू कर देती हैं। अब सुरभि अपने पति पवन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।